नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। ये जेईएन का पेपर है, ठीक है ना। जेईएन का पेपर है और ये अभी लगी है 2025 में, ठीक है ना, फरवरी में। तो इसमें अपन को 40 क्वेश्चन है ना राजस्थान जीके के, वो देखने हैं। अब जो कुछ पता है वही देखेंगे अपन, ठीक है ना। यानी कि पेपर को देखना है कि भाई 40 क्वेश्चन किस प्रकार से आए थे। अब वो आता है या नहीं आता है वो बात अलग है, लेकिन उन क्वेश्चनों को निकालना ज़रूरी है। फिर ऑफिशियल आंसर की आएगी ना, फिर अच्छी तरह से ढंग से तब निकाल लेंगे। लेकिन अब निकालना ज़रूरी है, ठीक है। तो दो बेर हो जाएगा, अब भी निकालेंगे, फिर ऑफिशियल आंसर की आएगी तब भी निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 40 क्वेश्चन है ना, वही देखना है अपन को ना। सिविल डिग्री का है ये, सिविल डिग्री का है। चलिए भाई, है ना। मैथ, वो मैथ नहीं, वो राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन है वो देखना है ना। संरचनात्मक विश्लेषण की विस्थापन विधि में मूल अज्ञात है। और आगे चलते हैं। 40 ही क्वेश्चन देखना है। आघात वर्ण वितरण विधि में संयुक्त मिलने वाली सभी सदस्यों के वितरण कारक का योग हमेशा होता है। आगे चलते हैं, है ना। और चित्र में दिखाएगा शुद्ध आलम्बित बिंब, ये एरिया एक है ना, ये है भाई। राजस्थान में बांस के जंगल निम्नलिखित में किस वन का उप प्रकार है। जब ज्वारीय वन तो आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा ज्वारीय वन तो। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कांटे, भाई बांस की बात आ रही है ना। कांटे मिलते हैं मरुस्थल में, तो मरुस्थल में बांस थोड़ी मिलेगा, ये बिल्कुल नहीं आएगा। उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, अब उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, या तो तू ए कर या डी कर, इनमें से ये आंसर। राजस्थान में बांस के जंगल निम्न में किस वन का उप प्रकार है। जब उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय, उपोष्ण का मतलब है कुछ ठंडा, ठीक है ना, और कुछ गर्म। और उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती ये उस प्रकार के हैं जैसे कि नीम, बमूल, पीपल, है ना। ये जो पत्ते गिराते हैं वो है। जब बांस का है, बांस को क्या चाहिए, जल चाहिए भाई काफ़ी मात्रा में। तो जल इधर उदयपुर साइड ही होता है, उदयपुर सिरोही, तो वो इधर ठंडा भी है ना, तो वही आएगा। उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, यही आना चाहिए भाई इसमें, डी में, है ना। डी आना चाहिए इसमें। राजस्थान में बांस के जंगल निम्नलिखित में किस वन का प्रकार है। उपोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ज्वारीय वन ये तो वो हो गया समुद्र वाला, है ना, ये नहीं आएगा। कांटेदार ये मरुस्थल का हो गया, ठीक है। और उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन ये वो हो गया, तो ये यही है इसमें, है ना। आगे चलते हैं। केसरबाग वन्यजीव ये धौलपुर में है, ये बंदे ने कर भी रखा है ना। केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य स्थित है धौलपुर में। इसके बाद में इंदिरा गांधी नहर राजस्थान निम्नलिखित में से किस पर्यावरण मुद्दे पर प्रकाश डालती है। इंदिरा गांधी नहर, मृदा लवणता, वायु प्रदूषण नहीं है, ध्वनि प्रदूषण नहीं है, मानव प्रवास, यही है मृदा लवणता। क्योंकि वो जल की और वो सेम की समस्या है ना, वो इसमें ही है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। पानी नहीं सूखता है भाई खेतों में से, जो इंदिरा गांधी नहर के पास के जो खेत है ना उनकी बात है। राजस्थान की रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। जब यह पानी को अधिक अवशोषित और धारण कर सकती है। राजस्थान की रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। दोबारा देख, राजस्थान की रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में है और नहीं है। यह पानी को अधिक अवशोषित और धारण कर सकती है। अवशोषित कर सकती है, धारण की बात नहीं है, धारण तो वो काली मिट्टी करती है ना। नहीं है, कथन सही नहीं है। चल इसको हटाते हैं। यह मिट्टी हवाओं द्वारा विस्थापित होती है, ये बात सही है। यह अधिक लवणता रखती है, ये भी ठीक है। यह मिट्टी पश्चिम राजस्थान पाई जाती है, ये भी ठीक है, ये सही है, सब सही है। ये गलत है। ये इस वजह से गलत है क्योंकि ये धारण नहीं करता, कि ये इसका क्या है कि कांड मोटे होते हैं। और मोटे होते हैं जैसे कि फसल में अगर पानी देते हैं ना अपन, वो तुरंत पानी नीचे चल जाता है। कुछ ही कुछ ही घंटा भर रखती है, 1 घंटा 2 घंटा ऐसे रखती है। ऐसे नहीं है कि भाई वो पानी सूख ही नहीं रहा है। वो तो काली मिट्टी है रेगुलर, उसमें होता है जो पानी सूखता ही नहीं है 2-3 दिन तक, 2-4-5 दिन तक, ठीक है ना। पानी को धारण करने की क्षमता उसमें है, न कि इसमें। यह पानी को अधिक अवशोषित और धारण कर सकती है। अवशोषित तो कर सकती है, धारण नहीं कर सकती, ये सही है ना। यह मिट्टी हवाओं द्वारा विस्थापित होती है, यह अधिक लवणता रखती है, सही है। यह मिट्टी पश्चिम राजस्थान पाई जाती है, ठीक। इसके बाद में उदयपुर क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस बंदे ने किया भी है ये, है ना भाई, अपना जुगाड़ उगाड़ लगा के।
उदयपुर क्षेत्र, जैसे कि ये अपना राजस्थान है, ठीक भाई, ये अपना राजस्थान है। उदयपुर क्षेत्र राजस्थान के निम्न किस कृषि जलवायु क्षेत्र का अंतर्गत आता है? जब उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, एक तो ये है। शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, शुष्क पश्चिमी, अब इसमें तो नहीं आएगा वो, है ना, इसने क्रॉस भी कर रखा है। सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, उत्तर और पश्चिमी, उत्तर इधर है ना, पश्चिमी, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी क्रॉस कर रखा है। और अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, जैसे कि अर्ध शुष्क, जो शुष्क नहीं आएगा यार, ये शुष्क तो है नहीं उदयपुर में। उपाद्र दक्षिणी मैदान क्षेत्र, ये है इसमें, ठीक। ए है भैया उपाद्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद में नागौरी नस्ल की गाय राजस्थान के निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रमुखता से पाई जाती है? जब सुन मेरी बात, नागौरी नस्ल की गाय के बारे में बात कर रहा है। नागौरी नस्ल की गाय राजस्थान के निम्न किस स्थान पर प्रमुखता से पाई जाती है? जब कोटा तो हटा दे, सही है, कोटा हटा दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब नागौरी की बात कर रहा है तो हनुमानगढ़ में नागौरी बैल थोड़ी मिलेगा, नागौरी नस्ल की गाय है, तो नागौरी से नागौर मत समझे तो क्या ही करें इसमें, बीकानेर नागौर है, सही है। हाँ, उदयपुर नहीं है, बीकानेर नागौर है, सही, बीकानेर है ना, बीकानेर करते हैं। और देख लेना भाई, नागौर नस्ल की गाय राजस्थान के निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रमुखता से पाई जाती है? हाँ, सौंग, है ना, नागौरी नस्ल, जो नागौर बीकानेर है, सही है। उदयपुर नहीं है, हनुमानगढ़ नहीं है, कोटा नहीं है। नागौर नस्ल की गाय राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर प्रमुखता से पाई जाती है? बीकानेर, बढ़िया क्वेश्चन है। राजस्थान में अंता विद्युत परियोजना किस स्रोत पर आधारित है? अंता 12 में है ये, आई बात समझ में, किस स्रोत पर आधारित है, ये लिख भी रखा है बंदे ने। जब किस स्रोत पर आधारित है, इसमें क्या किया है यार इसने, हनुमानगढ़ बीकानेर है ना, कंफ्यूज है इसमें ये, हनुमानगढ़ बीकानेर में। राजस्थान में अंता विद्युत परियोजना किस स्रोत पर आधारित है? जब गैस है ये, ठीक है ना, अंता 12 सही है। परमाणु ऊर्जा नहीं, कोयला नहीं, चल अंता 12, और कोई हो तो बता। अंता ये सही है, जैसे कि अंता आ है ना, अंता 12, ठीक है ना, अंता 12 आ की मात्रा है ना, अंता 12। परमाणु ऊर्जा ये तो कोटा में है, कोयला कोटा में है ना, अंता, देख ले, गैस ही गैस के चक्कर में कहीं तो देख, अंता विद्युत परियोजना जल तो है नहीं है, परमाणु ऊर्जा कोयला, यार है ना, कोयला कैसे, कोयला याद कर रखा है ना, और कैसे कोटा है, तो कोटा है वो है ये, है ना, कोयला से। तो चल मैं तो अंता 12 गैस यही कर रहा हूँ, गैस ही कर रहा हूँ इसमें, देख लेना, और रोज है ना, गैस ही कर रहा हूँ, यही लग रहा है कि यही है। राजस्थान अंता विद्युत परियोजना किस स्रोत पर आधारित है? गैस। इसके बाद में ये तो उनके आ गए भाई, रिमोट सेंसिंग सार क्या है? जो सीमित रेजोल्यूशन वाले रडार सिस्टम से बढ़िया रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें बनाने की तकनीक है। सिस्टमेटिक एरे रडार, सिंथेटिक एरे रडार, सिंथेटिक अपर्चर रडार, सिंथेटिक। जीआईएस के पिता को इस नाम से जाना जाता है। सर्वेक्षण से संबंधित शब्द पता नहीं भाई, जीआईएस, रॉजर टॉमलिंसन कर दें क्या इसमें? इसके बाद में, यदि सिंचाई नहर का मार्ग किसी प्राकृतिक जलधारा के तलस्तर से नीचे है तो प्रदान की जाने वाली क्रॉस ड्रेनेज संरचना का प्रकार है? पता नहीं भैया ना, ये उनके हैं। निम्न में कौन सी मिट्टी की लवणता और क्षारीयता सोडिसिटी का प्रमुख कारण नहीं है? क्या इसने ये क्वेश्चन नहीं किए हैं? जी के वाला होगा ये कोई बंदा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी की लवणता और क्षारीयता सोडिसिटी का मुख्य कारण नहीं है?
जब इसमें क्या आएगा भाई, इनमें से कौन सी मिट्टी की लवणता चारिता सोडी सिटी का मुख्य कारण नहीं है? पता नहीं भाई। भारी मशीनरी का उपयोग जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी का संघनन नहीं होता, सिंचाई का कुप्रबंध, भूमि समतलीकरण का खराब होना, पर्याप्त जल निकासी से बिना निचालन। आगे चलते हैं, इनको छोड़ते हैं ना भाई, ये अपने सब्जेक्ट के हैं नहीं है। हाँ ये एरिया ना, ये संवर्षा रेखा 40 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर के बीच का क्षेत्रफल नहीं। आगे चलते हैं, ये है राजस्थान। पहले तो क्या है कि ये ना शुरू शुरू में 40 क्वेश्चन दे देते थे कि चल भाई ये है राजस्थान जी के, इसके बाद में उनके सब्जेक्ट क्या आते थे। लेकिन अब इसमें क्या है कि मिक्स में दे दिया इन्होंने, तो इस वजह से समस्या आ रही है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अनुसार सेवा उपलब्ध नहीं कराने पर जुर्माना राशि है यार 100 रुपये प्रतिदिन। हैं, देख क्वेश्चन तो, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अनुसार सेवा उपलब्ध नहीं कराने पर जुर्माना राशि है। 100 ही करता हूँ भाई, है ना। इसको देखेंगे बाद में ना, ठीक है। 100 रुपये प्रतिदिन कर रहे हैं अपन, और देख लेना भाई, और देख लेंगे बाद में, गूगल सर्च कर लेंगे। इनमें से कौन सा पेंट सबसे अधिक अग्निरोधी है? अग्निरोधी यानी कि अग्नि को नहीं पकड़ता है। सीमेंट पेंट, ऑयल पेंट तो नहीं है, प्लास्टिक पेंट भी नहीं है ना। या तो सीमेंट पेंट कर तू, है ना, और या फिर तू एस्बेस्टोस पेंट कर। यार ये एस्बेस्टोस का पता नहीं है, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं है भाई। सब जानते हैं प्लास्टिक में आग लगती है, ऑयल में भी आग लगती है। अब यहाँ तो सीमेंट पेंट है, सीमेंट में भी कहाँ आग लगती है। यहाँ पर एस्बेस्टोस पेंट। चल देख लेना, ये दोनों में से होगा गारंटी से। इसके बाद में रिंग ऑफ बॉल उपकरण का उपयोग बिटुमेन के निम्नलिखित परीक्षण के लिए किया जाता है। पता नहीं भाई। मृदुकरण बिंदु, प्रवेश, तन्यता, श्यानता। रिंग और बॉल उपकरण का उपयोग बिटुमेन के निम्नलिखित परीक्षण के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं, बिना भुजे चूने को हाइड्रोटेड चूने में बदलने के लिए उसमें पानी मिलाने की प्रक्रिया को हम इस रूप में जाना जाता है। ली साते लिए उपकरण का उपयोग सीमेंट के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा गुण ज्ञात करने के लिए किया जाता है? ली साते लिए उपकरण का उपयोग। आगे चलते हैं, ये उनके सब्जेक्ट के हैं। फिर ये नहीं है ना, ये धारणा झुकने, और इधर भी ये भी नहीं है। कंक्रीट के प्रतिस्थान मापांक वृद्धि की किसके साथ होती है? कंक्रीट के प्रतिस्था मॉडल में इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इनक्रीज विच। आगे चलते हैं, है ना। फैलाव, कुष्ठ, लचीलापन, और बंद का वह प्रकार जिसमें हर दूसरे कोर्स में हेडर और शोल्डर स्ट्रक्चर दोनों शामिल होते हैं, उसे क्या कहते हैं? हेडर और शोल्डर। ठीक, सी कर रखा है भाई इसने। सीमेंट मोर्टार से नमी की कमी को रोकने के लिए ईंट चिनाई में उपयोग करने से पहले ईंटों को पानी में क्यों भिगोया जाता है? सीमेंट मोर्टार से नमी की कमी को सीमेंट मोर्टार से नमी की कमी को रोकने के लिए, धूल हटाने के लिए, उत्प्लन को कम करने के लिए, वायु रिक्तियों को कम करने के लिए, सीमेंट मोर्टार से नमी की कमी को रोकने के लिए। सही है। बंद का वह प्रकार जिसमें हम हर दूसरे कोर्स में हेडर और शोल्डर स्ट्रिप, पता नहीं है ना। ये कौन सा है? ईंट में फ्रोक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सी कर रखा है भाई, ईंट और मोटार के बीच कुंजी युक्त जोड़ बनाना। फिर वास्तविक तरल पदार्थ के लामीमार प्रवाह के लिए गति का समीकरण।
जी के देखनी है यार, देख और समझ में है आए, नहीं तो फिर मतलब ही क्या है। जब मेघ संख्या एक से कम होती है तो प्रवाह को कहा जाता है हाइपरसोनिक, सोनिक प्रवाह, सुपरसोनिक, सबसोनिक। जब मेघ संख्या एक से कम होती है तो प्रवाह को कहा जाता है सबसोनिक। कर दें क्या इसमें, हैं यहाँ पर सोनिक प्रवाह है, देख लेना भाई। इसके बाद में बेनोली के समीकरण के लिए एक धारणा है, वेनोली, वेनोली के समीकरण के लिए एक धारणा है। और मुक्त जेट द्वारा, नहीं ये अपने काम के नहीं है। लाइजियम, लाइजीमीटर का उपयोग आप मापने के लिए किया जाता है, ये क्वेश्चन तो आ सकता है भाई। लाइजीमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। देख आर्द्रता के लिए तो हाइग्रोमीटर आएगा, ये तो पता है ना। अब अंत छेदन कर दे यहाँ पर हवा की गति, हवा की गति का तो अलग आएगा, उसको तो कर देंगे अपन। लाइजीमीटर है ना ये, तो शायद ये या तो अंत छेदन होगा या प्रभासोजन, अंत छेदन होगा शायद, पता नहीं है ना। लाइजीमीटर। आर्द्रता के लिए तो हाइग्रोमीटर आएगा। और हवा का दाब, वायु में वायु की मात्रा को नाप के लिए, वायु दाब को मापने के लिए वो बारोमीटर है। अब ये तो यहाँ तो अंतस्पदन है, यहाँ पर और देख लेना भाई है ना। 47 के बाद में बीमेन अनुपात, आगे चलते हैं। और समवर्षीय रेखा निम्नलिखित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। जब समवर्षा रेखा, समान वर्षा गहराई, समान तापमान, समान आर्द्रता, समान वाष्पीकरण, समवर्षा, समवर्षा क्वेश्चन बढ़िया दिया है यार। समवर्षा रेखा निम्नलिखित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। अब जैसे कि ये समवर्ष रेखा है, समवर्षा रेखा है मान लेते हैं, तो समान तापमान करेंगे, यहाँ पर समान वर्षा करेंगे, समान वर्षा गहराई, समवर्षा रेखा, समान आर्द्रता, समान तापमान, समान वाष्पीकरण। चल यही करते हैं ना, देख लेना। और समान वर्षा गहराई करते हैं इसमें। समवर्षा रेखा निम्नलिखित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, समान वर्षा रेखा, समान वर्षा गहराई। और सातत्य समीकरण इस पर आधारित है। इसके बाद में आगे चलते हैं। दाब समुच्चय पोजीमेट्रिक हेड की सही परिभाषा है, पोजीमेट्रिक हेड और वेलोसिटी हेड का योग, दाब समुच्चय हेड और गतिक हेड का योग। सीजीएस इकाई में गतिक श्यानता की इकाई है। यदि किसी केशिका नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो केशिका उत्थान होगा, पता नहीं है भाई केशिका उत्थान होगा। किसी भी नदी में समतलीकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है, समतलीकरण की प्रक्रिया डी कर रखा है भाई इसने ना यार। क्वेश्चन एक दो ही आए, आगे आएंगे वो है ना। जब समोच्च अंतराल 0.25 से 0.50 के मीटर बीच तय किया जाता है तो यह इंगित करता है। आगे चलते हैं। छोड़ है ना, छोड़ ये नहीं, इधर और देख। बी का वास्तविक प्लेन टेबल है ना, प्लेन टेबल सर्वेक्षण में यू फॉर्क प्लम्ब बोब की आवश्यकता किसके लिए होती है। प्लेन टेबल सर्वेक्षण में यू फॉर्क प्लम्ब बोब की आवश्यकता किसके लिए होती है। कैटरिंग कर रखा है भाई इसने है ना। और इसको देखते हैं, इसमें इसने ये कर रखा है 54। बंदा तो इंटेलिजेंट है कोई। कौन सा जिला उस पठार पर स्थित है जो मेसा के पठार के नाम से प्रसिद्ध है। मेसा के पठार से। जब उड़िया का पठार, कौन सा किला उस पठार पर स्थित है जो मेसा के पठार के नाम से प्रसिद्ध है। जब मेसा के पठार, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ का क्या कर रखा है इसने मोमबुंदा। उड़िया का पठार, जब नाहरगढ़ है ना, ये तो जयपुर आएगा, ये तो आएगा नहीं। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ है इसमें है ना। मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ है। लेकिन चक्कर ये पड़ रहा है, जो वो है ना वो जोधपुर का, जोधपुर का दुर्ग किस पठार पर है। जोधपुर का दुर्ग किस पठार पर है,
ये है बात। उड़िया का पठार मेसा चित्तौड़गढ़ है ना। कुंभलगढ़ ये राजसमंद में है भाई, कुंभलगढ़ राजसमंद में है। नाहरगढ़ ये जयपुर है। सुन मेरी बात देख, नाहरगढ़ जयपुर हो गया, आई समझ में, इसमें तो मेसा का कोई रोल नहीं है। कुंभलगढ़ राजसमंद हो गया, ये भी कोई दिक्कत नहीं है ना। चित्तौड़गढ़ मेसा। और रणथंभौर, रणथंभौर, रणथंभौर किस पे है तो, रणथंभौर है ना चित्तौड़गढ़। और एक ये जोधपुर, जोधपुर किस पे है, ये उड़िया, उड़िया तो दक्षिण में है यार। तो मेसा अपन चित्तौड़गढ़ करते हैं, मेसा के पठार। तो वो बात तो तेरी सही है, मेहरानगढ़ फोर्ट है ना जोधपुर, मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर। कुनाहरगढ़ ये जयपुर है, ये तो आएगा नहीं है ना। कुंभलगढ़ राजसमंद है। चित्तौड़गढ़ मेसा, मेसा के पठार के नाम से प्रसिद्ध है ना चित्तौड़गढ़। और रणथंभौर किस पे है तो, चल अपन को यही याद है कुछ कुछ, बस यही कर रहे हैं चित्तौड़गढ़, कुछ होगा जो होगा देख लेना भाई। निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे, ये निरंजनी। अब ये निरंजनी, ये ऐसे याद कर रखा है देखें, नहीं वो तो मावजी है। मावजी, मावजी का है निष्कलंक। मावजी यानी कि मावा, जो बर्फ़ी वगैरह फाड़ते हैं दिवाली पे मावा, और मावा वो सफ़ेद होता है, उसमें कोई कलंक नहीं होता है। तो निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की, मावजी। अब निरंजनी संप्रदाय के संस्था, अब ये बात तो ये निरंजनी की कर रहा है, लेकिन ये नाम इस पे आएगा, भगवान पे नाम पे आएगा भाई। निरंजनी का मतलब निर्गुण है, तो ये है हरिदास, ये हरिदास सही है, पकड़ गए भाई बात को। लालदास नहीं है ये, है ना। जसनाथ जी, सब जानते हैं जसनाथ जी, दादू दयाल, हाँ यही है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है। काफ़ी क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं। हरिदास है, ये ऐसे याद कर रखा है देखें, निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी। अब भाई ये बात तो निरंजनी, निरंजनी की कर रहा है, मतलब जैसे कि निर्गुण संप्रदाय है, निर्गुण सगुण, ठीक है ना, उस प्रकार से है। निरंजनी से अपन निर्गुण मान सकते हैं, लेकिन इनका जो स्वयं का ही नाम हरिदास पे है, ये है बात। यानी उस प्रकार से याद कर रखा है जैसे कि आप खाए भट्टा और दूसरों को परहेज दे, इस प्रकार से है ना। ये क्या है, कहावत के लोकोक्ति जो भी है। तो बताइए, अभी मैंने बताया ये क्या है, ये लोकोक्ति है ना। मुहावरे तो अलग आएगा, मुहावरे का मतलब है 9 2 11 होना। जब ठीक है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक निरंजनी, निर्गुण तो हरिदास, यानी कि स्वयं का नाम हरि पे है, और ये बात निरंजनी की कर रहा है, ऐसे याद है। माव जी की स्थापना की थी निष्कलंक, निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी माव जी ने। चल भाई आगे चल। निम्नलिखित में से किसने 36 कारखाने स्थापित किए, नीचे दिए गए विकल्प में सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। ये बंदे ने भी लिख रखा है, गुड क्वेश्चन। नहीं वो तो बात सही है, सही तेरी, 36 कारखाने। जब देख 36 कारखाने और 36 जो है ना, और 36 ही, या फिर वो 22 थी, 22 ही थी वो, के 22 ही सब चीज़ों का नाम था। जब सुन मेरी बात, महाराजा मंगल सिंह पता नहीं, महाराज माधो सिंह, महाराज माधो सिंह, महाराज बलवंत सिंह, या महाराज सवाई जय सिंह, 36 कारखाने स्थापित किए। जब देखें सवाई जय सिंह तो अपन करेंगे नहीं, है ना भाई। अब सवाई माधो सिंह, या फिर महाराजा मंगल सिंह, या महाराजा बलवंत सिंह, ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसको देखेंगे बाद में ना। जब देख माधो सिंह और महाराजा मंगल सिंह, बलवंत सिंह कर दें क्या इसमें, कुल मिला के बात ये है, ये अपन पे नहीं आता भाई, है ना। लेकिन अगर इसको करना चाहें तो फिर इसमें क्या करें, महाराजा मंगल सिंह या फिर बलवंत सिंह, चल देख कर लेते हैं, मंगल सिंह कर दे और देख लेना, है ना। नहीं आता यार ये, एक दो ऑप्शन तो आना चाहिए ना, बात ये है। 36 कारखाने, वो 22 ही वो अलग है, 36 कारखाने स्थापित किए। जब 36 कारखाना कौन कर सकता है, सवाई जय सिंह हैं, और कोई लग रहा है, क्या पता भाई। चल ये देख, पता नहीं है ना, देख लेंगे इसको बाद में, गूगल सर्च कर लेंगे। राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा आमनेरी महोत्सव किस स्थान पर, ये तो प्रिय क्वेश्चन है RSSMB का, दौसा है ये,
ठीक है ना, दौसा में बांदीकुई जगह पे है, दौसा की बांदीकुई तहसील में। पर्यटन विभाग द्वारा आबनेरी महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? दौसा। फिर राजस्थानी साहित्य के प्रथम गद्य लेखक कौन है? यार लक्ष्मी कुमारी चूड़ामल, शिवचंद्र भारती करते हैं। चल आ गया ना राजस्थान साहित्य से। गद्य लेखक कौन है? जब क्या इसका विजयदान देता करते हैं? लक्ष्मी कुमारी चूड़ामत है ना, ये तो नहीं है ना, लक्ष्मी कुमारी चूड़ामत हटा दे। शिवचंद्र भारती है यहाँ पर, विजयदान देता। यहाँ पर नथमल जोशी। चल विजयदान देता ही करते हैं। गद्य लेखक की बात है प्रथम की। नहीं नहीं ये नहीं है, शायद यार शिवचंद्र भारती हो सकता है। इसको भी देखेंगे भाई। ठीक। ठीक है ना, ये तो दोसा है, ये तो सही है। राजस्थान साहित्य के प्रथम गद्य लेखक। चल शिवचंद्र भारती ही कर देते हैं इसमें, है ना। और देख लेना भाई, इसको लेते हैं, देखेंगे बाद में इसको, है ना। इसके बाद में यही तो बात है, जैसे कि अगर 40 क्वेश्चन है राजस्थान जी के, तो कोई भी 40 में से 40 नहीं कर सकता, ठीक है ना, चाहे वो कितना भी धुरंधर हो। भाई ज़्यादा से ज़्यादा वो 40 में से 38 करेगा, 35 करेगा, ठीक है ना। और जिसकी कम तैयारी है तो वो 30 करेगा, है ना। लेकिन कम ज़रूर करेगा, ये थोड़ी है वो 40 का 40 कर देगा। लेकिन ये बात सही है, पढ़ाई भी होनी चाहिए इस प्रकार से भी, जीके की बड़ी तैयारी होनी चाहिए धमाकेदार। लेकिन साथ में जैसे कि अगर मैथ भी, रीजनिंग भी, और भी अगर पार्ट आ रहे हैं पेपर में, तो और भी चीज़ क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि मैथ और रीजनिंग। ये नहीं है कि चल भाई जीके जीके से आप युद्ध लड़ सकते हैं, नहीं, हथियार सब तरह के होने चाहिए, तभी जाके युद्ध जीता जा सकता है। निम्न में से कौन सा किला 1592 में राजा मान सिंह प्रथम द्वारा बनवाया गया था? ओहो, राजा मान सिंह प्रथम की बात है, 1592 में। जब यार राजा मान सिंह की बात है ना, मान सिंह प्रथम, मेहरानगढ़ किला तो आएगा नहीं, 1592 की बात है, प्रथम द्वार बन गया, है ना। कुंभलगढ़ किला, चित्तौड़गढ़ का किला, अब आमेर का किला। राजा मान सिंह प्रथम, जब मान सिंह तो जयपुर से ही तो रहे थे। चलो आमेर का ही किला करते हैं, हाँ यही है। निम्न में से कौन सा किला 1592 में राजा मान सिंह प्रथम द्वारा बनवाया गया था? भाई मान सिंह और कोई हुआ ही नहीं, आमेर में हुआ है। चित्तौड़गढ़ तो अलग है, वहाँ मान सिंह कौन हुआ है? मेहरानगढ़ में नहीं हुआ, कुंभलगढ़ में नहीं हुआ, कुंभलगढ़ राजसमंद, मेहरानगढ़ जोधपुर, चित्तौड़गढ़। जब राजा मान सिंह प्रथम द्वारा बनवाया गया था आमेर किला, ठीक है ना, 1592 में, यही है 1592 में राजा मान सिंह प्रथम द्वारा आमेर का किला, सही है ये। 1592 ईस्वी में, 1592 ईस्वी में राजा मान सिंह प्रथम द्वारा बनवाया गया था आमेर का किला। आगे चलते हैं। सिलीसेड झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सिलीसेड, सिलीसेड झील ये कहाँ है? सिलीसेड अलवर है, तो अगर अलवर है तो अलवर में विनय सिंह कर रहे हैं अपन इसमें, है ना, महाराजा बख्तावर सिंह। देख लेंगे इसको भी भाई। सिलीसेड झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अपन इसमें जय सिंह कर रहे हैं, ये देख महाराजा विनय सिंह, है ना, सिलीसेड झील, है ना, सिलीसेड झील। महाराजा राय सिंह, ये राय सिंह तो बीकानेर से थे, इसका तो कोई रोल नहीं है। अब विनय सिंह ये अलवर में रहे थे, अलवर के शासक रहे हैं, ये पता है। जय सिंह, है ना, ये जो इधर है मेवाड़, बख्तावर सिंह। तो मैं इसमें विनय सिंह कर रहा हूँ भाई, क्योंकि अलवर में वह, तो अलवर से भी ये वह, विनय सिंह, सिलीसेड झील। और देख लेना भाई, मैं विनय सिंह कर रहा हूँ, महाराजा विनय सिंह, है ना। सिलीसेड झील का निर्माण किसके द्वारा किया? महाराजा विनय सिंह। और देख लेना इसके बाद में 68, 67, 68 ही है ना, 68 के बाद में 69। मृदा निर्माण
के लिए ई लॉग पी फक्कर का ढलान देता है ना। फिर कंपनशील रोलर का उपयोग किसके सहेजने के लिए किया, कंपनशील रोलर का उपयोग किसके संहनन के लिए किया जाता है। जब देख या तो बता दूंगा मैं। उच्च संपन्नशीलता वाली गाद, नम गाद युक्त रेत, अच्छी तरह से वर्गीकृत सूखी रेत, मध्यम संपन्नशीलता वाली मिट्टी। शायद ये आएगा भाई, अच्छी तरह से वर्गीकृत सूखी रेत। नहीं नहीं, सूखी रेत का नहीं आएगा। सूखी रेत चाहे किसी प्रकार का संपन्न हो वह दबेगी नहीं। और ये उच्च संपीर्ण गाद और मध्यम संपीर्णता वाली मिट्टी, मध्यम संपीर्णता वाली, ये सूखी तो नहीं आएगा ना। नम गाद युक्त रेत या तो ये है या ये है, और यहाँ पर मध्यम संपीर्णता वाली मिट्टी है। इनमें से ये कोई सा, ये सूखी तो नहीं आएगा। वही अगर रोड बनता है तो वहाँ जो अगर मिट्टी डालते हैं वो तो सूखी पे थोड़ा डालते हैं, पहले वे मोरम डालते हैं, मोरम डाल के फिर पानी डालते हैं, पानी डाल के बाद में फिर रोलर चलता है, रोलर चलता है खूब धड़ेका बंद, बार बार रोलर चलता है। तो वो आली पे तो चल रहा है, ये थोड़ी है कि वो सूखी मिट्टी पे चलेगा। चाहे कितनी भी सूखी मिट्टी पे चलेगा तो वो इतनी दबेगी नहीं। हाँ तो ये नम ज़रूर है, चाहे वो कोई सा भी ऑप्शन हो। इसने कर रखा है कि कुछ। एक नीम उथली मानी जाती है यदि उसकी गहराई 1 मीटर से कम, इसकी चौड़ाई के बराबर या उससे कम, इसकी चौड़ाई से अधिक, 1 मीटर से अधिक। ये 1 मीटर से कम आएगा। ये नीम उथली मानी जाती है अगर 1 मीटर से कम है, क्योंकि 1 मीटर का मतलब होता है 3 फीट, है ना। 3 फीट के बराबर, 3 फीट से कुछ कम होता है, तो इतनी तो होनी चाहिए भाई नीम। अगर इससे कम है तो इसका मतलब वो उथली है, तो ये आना चाहिए भाई। इसके बाद में मृदा दाब का कूलम सिद्धांत पर आधारित है। कूलाम सिद्धांत की बात कर रहा है ना, पता नहीं भाई। आगे चलते हैं। मृदा वर्गीकरण पहचान में एम का अर्थ है। मृदा वर्गीकरण और पहचान में एम का मतलब मिट्टी कर दें, कार्बनिक गाद और चिकनी मिट्टी। एम का मतलब यही करते हैं अपन तो, ना चिकनी मिट्टी ही करते हैं, देख लेना भाई। पता नहीं, ये अपने सब्जेक्ट का भी नहीं है तो उससे क्या दिक्कत है, सब्जेक्ट का हो या मतलब। मृदा वर्गीकरण की पहचान एम का, वो सैंड नीति आई थी, सैंड का मतलब एम है, वो है, वो नहीं है यार, ये कुछ अलग वो पूछ रहा है। एम सैंड स्टैंड, एम का मतलब डी कर दें क्या इसमें, देख लेना भाई क्या है ना, ये पता नहीं। इसके बाद में एक स्लैब में एफ ई 250 के लिए न्यूनतम सुदृढ़ीकरण प्रदान किया जाता है। स्लैब ये वही है, वो सीमेंट वगैरह की, कंक्रीट वगैरह की डालते हैं जो, वो स्लैब की बात कर रहा है। सुदृढ़ीकरण प्रदान किया जाता है। इसके सकल अनुभागीय क्षेत्रफल का 0.15, सकल अनुभागीय क्षेत्रफल का 0.10, 0.12, 0.14। कंक्रीट कास्टिंग के दौरान अपर्याप्त सहन के परिणाम स्वरूप होता है। कंक्रीट कास्टिंग के दौरान अपर्याप्त सहनन के परिणाम स्वरूप होता है। कंक्रीट कास्टिंग के दौरान अपर्याप्त सहनन के परिणाम स्वरूप होता है। और स्लैब, बीम और कॉलम, यार ये तो पूरा वो स्ट्रक्चर से आ गया है तो ना। कंक्रीट कास्टिंग, कंक्रीट का मतलब जैसे कि 20 mm की वगैरह के दौरान अपर्याप्त सहनन, सहनन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैंड क्वालिटी कंप्यूटेड ड्यूरिंग कंक्रीट कास्टिंग रिजल्टेंट। कंक्रीट कास्टिंग दौरान अपर्याप्त सहनन के परिणाम स्वरूप होता है वेल्डिंग और सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग, हनी कॉम्ब्रिक। अपर्याप्त सहनन के परिणाम स्वरूप कंक्रीट कास्टिंग दौरान अपर्याप्त सहनन के परिणाम स्वरूप होता है हनी कॉम्बिंग। हनी कॉम्बिंग का मतलब है जैसे पिलर वगैरह का थोड़ा सा झुकाव हो जाना, है ना। देख लेना भाई कौन सा है इसमें, सेग्रीगेशन कौन सा है। स्लैब, भीम और कॉलम आदि में हल्के प्रबलित खंडों के लिए स्लम्प का मान होना चाहिए, पता नहीं है भाई। आगे चलते हैं। फुटिंग कॉलम बीम स्लैब में मुख्य स्टील बार के लिए न्यूनतम स्पष्ट
नॉमिनल कवर मीमी में क्रमश है। फुटिंग कॉलम बीम और स्लैब में। स्टील बार के लिए न्यूनतम स्पष्ट नॉमिनल कमर बीमी में क्रमश है। ये है ना, ये स्लैब में जब फुटिंग कॉलम फुटिंग कॉलम बीम स्लैब में सबसे कम लगेगा। या तो 20 mm का रख लें या 15 का रख लें। 15, फिर बीम में 25 mm, कॉलम में 40, फुटिंग में 75 हैं। 75 ज़्यादा तो नहीं हो गया ये? 50, 40, 20, 20 देख लेना भाई। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए किस बात के लिए बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए ट्रिकलिंग फिल्टर, बायोलॉजिकल फिल्टर, सेप्टिक टैंक, ऑक्सीकरण तालाब। आगे चलते हैं। नदी की धारा में प्रदूषण के क्षेत्र में खुली हुई ऑक्सीजन की उपस्थिति न्यूनतम होती है। नदी की धारा में प्रदूषण के लिए क्षेत्र में खुली हुई ऑक्सीजन की उपस्थिति न्यूनतम होती है। समझ में आ रही है बात? नदी की धारा, ठीक है, ये नदी की धारा जा रही है ना भाई। प्रदूषण के किस क्षेत्र में घुली हुई ऑक्सीजन की उपस्थिति न्यूनतम होती है? साफ पानी क्षेत्र, क्षरण का क्षेत्र, सक्रिय अपघटन का क्षेत्र, पुनर्प्राप्ति का क्षेत्र। धुली हुई ऑक्सीजन की उपस्थिति, धुली हुई ऑक्सीजन, नदी की धारा प्रदूषण के किस क्षेत्र में धुली हुई ऑक्सीजन की उपस्थिति न्यूनतम होगी। यानी कि कहाँ ऑक्सीजन होगी? कम कम तो वहीं होगी जहाँ प्रदूषण होगा। क्षरण का क्षेत्र, सक्रिय अपघटन का क्षेत्र, पुनर्प्राप्ति का क्षेत्र, है ना। ये तो नहीं है ना, या तो ये है या ये है। आगे चलते हैं। किसी दिए गए मार्ग के लिए सुरक्षित रुकने की दृष्टि दूरी 120 मीटर है। गुजरने की दूरी 250 मीटर है। मध्यवर्ती दृष्टि दूरी है। IRC 52/2019 के अर्थ रोड पर प्रदान की जाने वाली अधिकतम कैम्बर है। आगे चल। राजस्थान में लगभग 70% सिंचाई से होती है। जब ये होती है 70% सिंचाई नलकूप और ट्यूबवेल से होती है। सही है, नल और ट्यूबवेल से। राजस्थान लगभग 70% सिंचाई नल और ट्यूबवेल से। सही है। इसके बाद में निम्नलिखित में कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? जब खारे पानी की झील नहीं है, डीडवाना है, सांवर है ना, पंचपदरा है, कोलायत नहीं है, ये बीकानेर में है। कोलायत और कायलाना ये दोनों मीठी है भाई। देख, सांवर को सब जानते हैं, डीडवाड़ा नागौर ये खारी है, इसमें कोई दो राय नहीं, इनको तो हटा ही दे। पंचपदरा बाड़मेर में है और कोलायत बीकानेर में है। जब पंचपदरा ही तो नहीं है इसमें, हैं? देख, कायलाना जोधपुर में है, कायलाना जोधपुर में है और ये मीठी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब वो करणी माता का मंदिर कोलायत, मीठी तो नहीं है ये। पंचपदरा बाड़मेर में, तब यार ये मीठी हो सकती है यार पंचपदरा। दिमाग ख़राब कर दिया भाई इसने। ख़राब क्या कर दिया पता है नहीं है। ये डिडमना खाली है, सांबर खाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। कायलाना का तो पता है श्योर, वो मीठी है। कोलायत ये बीकानेर में है, पंचपदरा ये बाड़मेर में है। अब पंचपदरा, अब इसने कर रखा है तो इस पे मत जाए, है ना। पंचपदरा, पंचपदरा तो क्या थार के मरुस्थल में मीठा नहीं हो सकता? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकती। लेकिन कोलायत है। देख लेना भाई यार, कंफ्यूज है बरकरार, है ना। शायद खारे पानी की झील नहीं है कोलायत। कोलायत यार, पंचपदरा तो कोलायत है शायद इसमें, है ना। देख लेना और
चल देख लेंगे इसको बाद में ना। आगे चलते हैं। वर्ष 2014-18 के दौरान राजस्थान के संदर्भ में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई लगभग कितनी बढ़ गई है? कितनी बढ़ गई है? ये बढ़ गई है 3600 हैं, यहाँ पर 9500 किलोमीटर। 2014 से 18 के दौरान राजस्थान के संदर्भ में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई लगभग 9500 किलोमीटर। नहीं, ये तो अपन ये करते हैं भाई, पता नहीं है यार। 6800, 3600, 8300, 9500, इतनी नहीं बढ़ी है, बढ़ने को तो बढ़ी है। तो 6800 करते हैं क्या? नहीं, ये पता है यार, इसको भी देखेंगे भाई, है ना। इसके बाद में देखने करने से क्या है कि क्वेश्चन लंबा टिकता है, लंबा याद रहता है। सितंबर 2024 में राजस्थान नगर निगम के कौन से 2 नगर निगम जोड़े गए? सितंबर 2024 में राजस्थान में नगर निगम में कौन से 2 नगर निगम जोड़े गए? ये आ गया क्वेश्चन। सितंबर 2024 में राजस्थान नगर निगम में कौन से 2 नगर निगम जोड़े गए? एक तो राजस्थान नगर निगम में कौन से 2 नगर निगम जोड़े गए? बता। भरतपुर है यार एक तो, भरतपुर को भरतपुर प्राधिकरण निगम बनाया गया है ना, लेकिन भरतपुर है नहीं है यहाँ। जब उदयपुर और बीकानेर हैं, भीलवाड़ा और पाली, जोधपुर और उत्तरकोटा, है ना, इनको तो हटाई दे। कौन से 2 नगर निगम जोड़े गए हैं? उदयपुर और बीकानेर, इसको देख लेना भाई है क्या है। ठीक है, 96 के बाद में 97। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुख्यमंत्री राज्यपाल की मर्जी तक पद पर बना रहता है। संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। मुख्यमंत्री के पदभार ग्रहण करने से पहले राज्यपाल उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित होता है। जब देखें निश्चित होता है 5 साल का, ये सही है। और पदभार ग्रहण करने से पहले राज्यपाल उन्हें पद और गोपनीयता, ये सही बात है, दोनों तो सही है। संविधान के मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। क्यों नहीं? विशिष्ट प्रक्रिया है, हटा देते हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल की मर्जी तक पद पर बना रहता है, ये सही बात है, यही गलत है इसमें, और ये सही है अपना। भाई विशिष्ट प्रक्रिया है, तभी तो देखिए शपथ दिला रहे हैं राज्यपाल, गोपनीयता की शपथ वगैरह दिला रहे हैं, तो ये विशिष्ट प्रक्रिया ही तो है। मुख्यमंत्री राज्यपाल की मर्जी तक पद पर बना रहता है, सही बात है। मुख्यमंत्री के पदभार ग्रहण करने से पहले राज्यपाल उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, सही बात है। मुख्यमंत्री कार्यकाल निश्चित होता है, निश्चित होता है 5 साल। राज्य मानवाधिकार आयोग केवल निम्नलिखित विषयों के विषय में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग से आ गया भाई, जब जांच कर सकता है। संघ सूची, सूची फर्स्ट, संघ सूची तो हटाई दे, तो है ना, संघ सूची तो हटाई दे, और संघ सूची हटाई दे, है ना। राज्य सूची, संवर्ती सूची, संवर्ती सूची पर हटा दे, सिर्फ राज्य सूची देखनी है। जब राज्य सूची, 1 मिनट, जब इसमें संघ आ गया और इसमें संघ आ गया और इसमें संघ आ गया, तो गारंटी से ये है, ये राज्य सूची सेकंड और संवर्ती सूची सूची थर्ड। संघ सूची फर्स्ट, भाई संघ पे बनाने का अधिकार नहीं है राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य सूची सेकंड और संवर्ती सूची, जब ये सेकंड और थर्ड है, राज्य सूची सेकंड और संवर्ती सूची, संघ सूची नहीं आएगी। हाँ, तो ये सही है ना, राज्य सूची सेकंड, संवर्ती सूची सेकंड। बढ़िया क्वेश्चन दिया है।
संबंध में मानव अधिकारों को उल्लंघन की जांच कर सकता है। पेशों के संबंध में मानव अधिकारों को उल्लंघन की जांच कर सकता है। ठीक है, फिर राज्य सूचना आयोग का यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित शक्तियों से शिकायत प्राप्त करें। राज्य सूचना आयोग का यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित व्यक्तियों से शिकायत प्राप्त करें। मतलब राज्य सूचना आयोग यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित व्यक्तियों से शिकायत प्राप्त करें। जिसे लगता है कि दी गई सूचना अधूरी या झूठी या भ्रामक है। ठीक है भाई, है ना। जिसे मांगी गई सूचना देने से मना कर दिया गया हो, जिसे मांगी गई सूचना देने से मना कर दिया गया हो, जिसे निर्धारित समय सीमा के भीतर उसके सूचना अनुरोध पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली हो, जिसे लगता है कि ली गई फीस अनुचित है। निम्न व्यक्तियों से शिकायत प्राप्त करें। राज्य सूचना आयोग के बारे में है ये। राज्य सूचना आयोग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन की बात है। चुनाव आयोग अलग है ना, इन्फॉर्मेशन कमीशन अलग है, SIC, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। अब करते हैं, जिसे लगता है कि दी गई सूचना अधूरी या झूठी या भ्रामक है। कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित व्यक्तियों से शिकायत प्राप्त करें। जिसे मांगी गई सूचना देने से मना कर दिया गया हो, यह बात सही है। जिसे निर्धारित समय सीमा के भीतर उसके सूचना अनुरोध पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली हो, यह भी सही है। जिसे लगता है कि ली गई फीस अनुचित है, नहीं। राज्य सूचना आयोग का यह कर्तव्य वह निम्नलिखित व्यक्तियों से शिकायतें प्राप्त करें। जब इसमें कौन सा करें, जब इसमें ये आएगा और सब गुमराह कर रहे हैं ना, इसको हटा दे, इसको हटा दे, है ना। और जिसे निर्धारित समय सीमा के भीतर उसके सूचना अनुरोध पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली हो, यही करते हैं अपन, है ना, सी। इसके बाद में निम्नलिखित में राजस्थान के प्रथम राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे। देखिए, प्रथम तो वो ज़रूर देगा, चाहे है ना 2011 की भर्ती हो, चाहे 2025 की हो, और 2030 की हो। जब तक अगर ये बोर्ड है, जब तक वो प्रथम का ज़रूर क्वेश्चन देगा। एक ये जो है ना, कौन सा ये बांदी कुई में तो है वो चांद बावड़ी, उसके बारे में। तो प्रथम राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे। जब श्री प्रेम सिंह मेहरा, ANR भसीन, अमर सिंह राठौड़, NK पांडे कर दो क्या यार, यही कुछ बड़ा बड़ा सा लग रहा है। प्रथम राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे। श्री AK पांडे, अमर सिंह राठौड़, NR भसीन, प्रेम सिंह मेहरा। AK पांडे ही करते हैं ना, और देख लेना भाई। इसके बाद में 1986 में निम्नलिखित किसने मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1986 में निम्नलिखित किसे मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 86 की बात है ना, घुमा के दिया है। जब कविराज श्यामल दास, नहीं, ये और भी पहले की बात है, ये नहीं आएंगे। बीरबल सिंह, कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देता, इनमें से है कोई सा भी हो, मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चल बीरबल सिंह करते हैं। विजयदान देता ये तो साहित्य से है ना, कन्हैयालाल सेठिया भी साहित्य से है। मूर्ति देवी पुरस्कार का मतलब है जो मूर्ति वगैरह बनाता है, बीरबल सिंह करते हैं भाई, और देख लेना। विजयदान देता ये तो वो है, साहित्य से है। कन्हैयालाल सेठिया भी साहित्य से है। मूर्ति देवी पुरस्कार बीरबल सिंह कर रहा हूँ, और देख लेना कौन सा है इसमें। ठीक, जोरदार क्वेश्चन है 1986 में। ये कौन सा है, एक, फिर दो। उस सैनिक का नाम बताइए जिसने 1857 में बैरकपुर कैंट में विद्रोह किया और एक अधिकारी की हत्या कर दी। बैरकपुर की बात है, और 1857 की। जब ये तो मंगल पांडे है ना, सब जानते हैं।
1857 बैरकपुर कैंट में, बैरकपुर छावनी। मंगल पांडे, उस सैनिक का नाम बताइए जिसने 1857 में बैरकपुर कैंट में विद्रोह किया और एक अधिकारी की हत्या कर दी। जब एक बात बता दो, कैंट से तो समझ लो छावनी है, बैरकपुर छावनी क्या राजस्थान में है? बैरकपुर छावनी राजस्थान में कहाँ है? तो विजय कुदरत, शेर सिंह और पता नहीं है भाई, अपन तो बैरकपुर छावनी मंगल पांडे कर रहे हैं। और देख लेना कुछ हो तो, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे संबंधित थे। मंगल पांडे। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? मैं से मेवाड़ है ना, और मैं से माणिकलाल वर्मा है, भोगलाल पंडा नहीं है। भोगलाल पंडा शायद डे पंड्या डे डूंगरपुर है। मीठालाल व्यास पता नहीं है ना। अमृतलाल पायक ये शायद अजमेर है, ये भी पता नहीं है ना। मेवाड़ प्रजामंडल की बात है, मैं से मेवाड़, मैं से माणिकलाल वर्मा। अब कोई और हो तो बता। भोगलाल पंड्या है ना, ये तो डूंगरपुर है, डूंगरपुर की स्थापना की थी। अब मीठालाल व्यास, मीठालाल व्यास, मीठालाल व्यास, मीठालाल व्यास जोधपुर तो नहीं है। मीठालाल व्यास हालत तो ऐसा ही रहा है यार। मीठालाल व्यास जोधपुर है शायद, देख लेंगे भाई। माणिकलाल वर्मा, माणिकलाल वर्मा ने किसकी की थी? भोगलाल पंड्या का तो बता दिया था ना, डूंगरपुर है। माणिकलाल, मैं से माणिक, मैं से मेवाड़, मेवाड़ हो गया ना, सही है। अमृतलाल पायक करौली तो नहीं है। मीठालाल व्यास, ये मीठालाल व्यास जोधपुर तो नहीं है, पता नहीं भाई, देख लेना है कौन सा है इसमें। मेवाड़ का तो ये है, गारंटी से यही होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। 102 के बाद में दो नहीं यार, 3 है ना, 3 है। माणिकलाल वर्मा। मारवाड़ की जय नारायण है, मारवाड़ जय नारायण है। निम्नलिखित में किस रियासत का दूसरे चरण में विलय हुआ और इसका नाम राजस्थान संघ रखा गया? किस रियासत का दूसरे चरण में विलय हुआ? दूसरे, फर्स्ट चरण में तो मत्स्य संघ, दूसरा चरण में विलय हुआ और उसका नाम राजस्थान संघ रखा गया। तो दूसरे चरण में तो ये आ गए न सब। किस रियासत का दूसरे चरण में विलय हुआ और उसका नाम राजस्थान संघ, ये है ना। बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, टोंक, प्रतापगढ़, ये थे ना काफ़ी, यही है दूसरे चरण की बात है। और क्या, यही है दूसरे चरण में। प्रथम में तो मत्स्य संघ बन गया, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। दूसरा ये हो गया मत्स्य संघ, ठीक। बांसवाड़ा, बूंदी और किशनगढ़, टोंक, प्रतापगढ़। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी? ये तो रिपीटेड तो काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। किशोरी देवी ये सीकर से थी। अंजना देवी चौधरी। सुन मेरी बात, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला? जब अंजना देवी चौधरी, अंजना देवी चौधरी सही है। रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी। अब चौधरी तो इसने जानबूझ के नहीं दिया है कि बंदा पकड़ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शनों से ही तो टफर नॉर्मल का क्वेश्चन का पता चलता है। जानकी देवी बजाज है ना, जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी थी। जानकी देवी बजाज जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी थी। इन्होंने टोंक में धर्मस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी, है ना। टोंक को जानते हैं ना, वो है जानकी देवी, जमनालाल बजाज। और जमनालाल बजाज जैसे ही जमनालाल बजाज ने ही जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी 1931। कोई दिक्कत? जानकी देवी बजाज धर्मपत्नी किसकी थी? जमनालाल बजाज की। और जयपुर की, जैसे जयपुर जैसे जमनालाल बजाज 1931।
किशोरी देवी सीकर है, किशोरी रह सीकर है भाई। और रमा देवी, ये ध्यान नहीं आ रहा है, रमा देवी देश पांडे है ना, रमा देवी। अंजना देवी चौधरी रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी है, ठीक, ये है इसमें अंजना देवी चौधरी। राजस्थान और पाकिस्तान के बीच कितने किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? 1070 है, रेड चीप, ठीक है। इसके बाद में राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग हाड़ौती का पठार फैला हुआ है? हाड़ौती, हाड़ौती की बात कर रहा है ना ये, जब हाड़ौती, जब इसमें अपन कर देते हैं क्या, 6 कर दें भाई, जैसे कि ये अपना राजस्थान मान लेते हैं अपन, है ना, मोटा मोटी कि भाई ये राजस्थान है। अब सबसे बड़ा एरिया तो ये है। अब ये बात कर रहा है हाड़ौती की, तो हाड़ौती का ये है, तो अगर हाड़ौती का इसके हिसाब से अगर परसेंट निकाला जाए तो 9 तो वो आ जाएगा अरावली पर्वतमाला, है ना, 17 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6% करते हैं भाई, है ना, हाड़ौती का पठार फैला हुआ है राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर? 6% करते हैं। और देख लेना, शानदार क्वेश्चन है, ठीक, 6%। राजस्थान के निम्नलिखित में कौन सी नदी अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली से संबंधित है? राजस्थान में कौन सी नदी अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली से संबंधित है? कुछ आ रही है बात समझ में? इसकी इंग्लिश देख। इन राजस्थान विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन द अकॉर्डेट विज इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, इनलैंड कौन सी नदी अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली से संबंधित है? अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली से संबंधित बनास तो नहीं है ना, माही नहीं है, सावी, सावी, सावी तो नीचे है, उदयपुर, डूंगरपुर, सावी नहीं नहीं, सावी उधर क्यों आएगी, सावी, सावी भरतपुर है शायद। अंतर्देशीय जल निकास प्रणाली से संबंधित है, अंतर्देशीय, जब यही है चंबल ही है भाई, यही तो जा रही है राज बैज वगैरह को ले लेकर इधर अंतर्देश का जल निकाल रही है ये, वही है ये चंबल, और तो क्या है। अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली से संबंधित है, बस ये क्वेश्चन घुमा के दिया है, चंबल कर रहे हैं। सावी तो भरतपुर में है, सावी भरतपुर या जयपुर, मेंढा जयपुर है। अंतर्देशीय भाई देश का नाम आ रहा है, मेन बात ये है ना, अब देश का नाम आ रहा है तो देख माही अपने में ही है, नहीं माही ऐसे तो गुजरात से भी तो संयुक्त परियोजना है माही, बनास अपने में है, बनास को उठा दें। अब सावी, सावी भरतपुर कर देते हैं, चंबल, माही, माही जल निकासी प्रणाली से, चल चंबल ही कर रहे हैं अपना, और देख लेना भाई इसको ना, सावी भरतपुर में है शायद। राजस्थान के निम्नलिखित में किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र या नम नहीं है? नहीं है, सिरोही है, उदयपुर है, कोटा है। हम बीकानेर की कहाँ है? आर्द्र और नम कहाँ है? बीकानेर की सही है। इसके बाद में 10, 9 के बाद में राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? जब यह मिट्टी गेहूँ, सरसों, कपास के उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी है ना, यह मिट्टी जलोढ़ मिट्टी की बात है ना, यह मिट्टी गेहूँ, सरसों, कपास के उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी, ये सही बात है। इस मिट्टी में चूना और लोहा पर्याप्त मात्रा में होता है। इसका हल्का भूरा, इसका रंग हल्का भूरा लाल होता है। यह मिट्टी केवल राजस्थान के, यह मिट्टी केवल राजस्थान के उत्तरी जिलों में पाई जाती है। सही है, हनुमानगढ़ इधर ही पाई जाती है ये। जब है ना
ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ तो बी है या डी है। इस मिट्टी में चूना और लोहा पर्याप्त मात्रा में होता है। चूना और लोहा, चूना की बात समझ में नहीं आ रही है। चूना, चलो इसको हटा देते हैं। यह मिट्टी केवल राजस्थान के उत्तरी जिलों में, हाँ उत्तरी सही है, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़, क्योंकि चने वगैरह काफ़ी मात्रा में होते हैं, है ना, हनुमानगढ़ जलोढ़। हाँ यही करते हैं, ये सही है। तो कौन सा है इसमें आंसर? इसमें आंसर भाई साहब ये है, ये चूना नहीं आएगा गारंटी से। ये बात सही है, इसका रंग हल्का भूरा लाल होता है, ये सही है, ये सही है, ठीक, ये आएगा गारंटी से इसमें। इसके बाद में वक्र विस्थापन, कुछ बड़े मोटे समुच्च गायब हैं, उनमें अच्छी भ्रांति फटिंग तैरने सकती है। इस तरह के विटामिन मिश्रण को इस प्रकार जाना जाता है। फिर वर्ष 2000 में शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये देखिए 2000 तक की करंट आ रही है। वही देखा ना, अगर जो इम्पोर्टेंट जो घटना है, इम्पोर्टेंट जो योजना है, चाहे वो 10 साल पुरानी हो, चाहे वो 20 साल पुरानी हो, और वह वर्तमान में है, तो वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। वर्ष 2000 में शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PMGSY। PMGSY की फुल फॉर्म क्या है? PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PMGSY। पी से प्रधानमंत्री, ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PMGSY का उद्देश्य सभी मौसमों में सड़कों के साथ ग्रामीण संपर्क प्रदान करना। वर्ष तक 500 से अधिक लोगों की आबादी वाले मैदान क्षेत्रों की बस्तियों को जोड़ने का प्रस्ताव था। वर्ष 2000 में शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य सभी मौसमों में सड़कों के साथ ग्रामीण सड़क प्रदान करना। वर्ष 2005 तक 500 से अधिक लोगों की आबादी वाले मैदान क्षेत्रों की बस्तियों को जोड़ने का प्रस्ताव था। 5 ही है भाई, 5 ही है, सही है ना। 500 से अधिक लोगों की आबादी वाले मैदानी क्षेत्रों की बस्तियों को जोड़ने का प्रस्ताव था वर्ष 2005 तक। दो हज़ार की बात कर रहा है ना, तो 2005 ही है ना, यही है 2005, ठीक। और वो बोर्ड में अगर देखी हो आपने तो लिखा रहता है उसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, जो गांवों से जो रोड जाती है ना, उन्होंने 2005, सही है। और फुटपाथ के मुकर और किनारे के बीच कैरिज वे को प्रदान की गई उत्तलता को इस रूप में जाना जाता है। बिटुमेन नमूने में अधिकतम स्वीकार्य जल सामग्री होनी चाहिए। निम्न में से 1829 वर्तमान राजस्थान का नाम रायथान रखा था। यही क्वेश्चन काफ़ी वो करता है, मान रहे हैं भाई ये बेसिक क्वेश्चन है ना, लेकिन देख ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अब कर्नल जेम्स टॉड और जॉर्ज थॉमस और जॉर्ज गियर्सन, गियर्सन तो वो भाषा से संबंधित है। जब 1829 की बात कर रहा है ना ये, 1829 में वर्तमान राजस्थान का नाम राजस्थान रखा। जब कर्नल जेम्स टॉड, यहाँ पर जॉर्ज थॉमस है, राजस्थान है ना, राजस्थान रखा 1829। कर्नल जेम्स टॉड ही कर रहे हैं, ठीक। कर्नल जेम्स टॉड है ना, कर्नल जेम्स टॉड। वो जॉर्ज गियर्सन है, वो भाषा के बारे में जो वर्गीकरण किया है ना, वो गियर्सन है। और ये राजस्थान है ना। और वो अगर राजपूताना की अगर बात पूछता तो बताइए राजपूताना किसने कहा गया है। तो वैसे मैं इसमें करने को तो कर्नल जेम्स टॉड कर रहा हूँ, लेकिन अपन इतने शोर से नहीं कह रहे यार इसको। 1829 के हिसाब से है ना, कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान लगा था। जॉर्ज थॉमस वो अलग है शायद। आगे चलते हैं। 1921 में हड़प्पा में खुदाई किसने शुरू की? देख ऐसे ऐसे हड़प्पा है ना, हड़प्पा 1921 में हड़प्पा में खुदाई किसने शुरू की थी? जब दयाराम साहनी है ना और
एच आर राव, एच आर, एच आर राव, हड़प्पा। एम आर मुगल, यार हड़प्पा एच डी सांक लिया है हड़प्पा से। अब एच डी सांक लिया तो ही नहीं है इसमें, किसने शुरू की थी। जब ये तो ना, ये एस आर राव तो, ये तो एस आर राव तो लोथल के हैं शायद, और लोथल एस आर राव पता नहीं यार, सब बड़ा थोड़ा हो रहा है। दयाराम साहनी, ये कालीबंगा है दयाराम साहनी, ठीक है ना। अब एम आर मुगल, एम आर मुगल, कालीबंगा दयाराम साहनी। बी के थापर, एस आर राव, ये लोथल है शायद, पता नहीं है यार। दयाराम साहनी कर देते हैं इसमें, नहीं नहीं, एस आर, ये ऐसे याद कर रखा था यार है ना। हड़प्पा, हड़प्पा से एच डी सांक लिया, डेसिड है, देख लेना भाई है ना। एस आर राव करते हैं वैसे, इसमें ध्यान नहीं है यार, देख लेंगे इन क्वेश्चनों को। निम्नलिखित में से कौन गुहिलों के वंश को वल्लभी के शासकों से जोड़ता है। निम्नलिखित में कौन गुहिलों के वंश को वल्लभी है ना, वल्लभी के शासकों से जोड़ता है। जब ये अबुल फजल तो आएगा नहीं, जेम्स टॉड आएगा नहीं, आएगा समझ में। या तो तू कर दे नेटसी, और यहाँ गोपीनाथ शर्मा कर दे। निम्न में से कौन गुहिलों के वंश को वल्लभी है ना, वल्लभी जो गुजरात है के शासकों से जोड़ता है। जब यहाँ तो मोहनोत नेड़सी है, और यहाँ गोपीनाथ शर्मा है, मोहनोत नेड़सी है शायद, ये नेड़सी, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, नेड़सी। इसके बाद में 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया। ये तो चौसा कन्नौजा का युद्ध है ना। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को, चौसा कन्नौजा, 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था। पानीपत अलग है ना, चेंदेरी से तो भेद नहीं रहा है। अब कन्नौज का घेड़वाल था, चौसा है, चौसा है। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था, चौसा। जब देख 1539 जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था, हुमायूं को, या हुमायूं को हराया था जब हुमायूं को चंदेरी भेद नहीं रहा था ना। पानीपत वो अलग है, 1539, चौसा ही है ना, चौसा। कन्नौज से घेड़वाल था है ना, चंदेरी का भेद नहीं रहा है, और पानीपत वो अलग है ना, चौसा कन्नौजा का। जब ये ऐसे है, अलग अलग दे दिए, बात ये है ना, चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध। आगे चलते हैं, कन्नौज में तो घेड़वाल थे। अब प्रसिद्ध वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य ने राजस्थान के निम्न में कौन से शहर को डिजाइन किया था। ये तो जयपुर है, सही है, विद्याधर भट्टाचार्य है ना भाई, ये है, बढ़िया पेपर था भाई। जब ये जयपुर है ना, और 15 शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था, हुमायूं को, चौसा। गोलियों के वंश को वल्लभ है ना, नेरसी, इनको स्क्रीन शॉट ले लिए और देख लेंगे इनको है ना, और आंसर की आएगी ना और अच्छी तरह से और देख लेंगे दोबारा। ये क्वेश्चन है, ये हल्के में मत लेना इनको भाई, ये फिरते रहते हैं, ठीक है ना, 10-15 क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तोड़ मरोड़ के दिए जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन।
ये पेपर था भाई। ठीक, सिविल डिग्री का है ये। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।